बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 7 जो है हम करने जा रहे हैं। पार्ट 7 कैटालाइसिस। कैटालाइसिस कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई, इसमें क्या क्या देखेंगे? कैटालाइसिस क्या है, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट की टाइप्स जो हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कैटलिस्ट की क्या होती हैं, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा जो है वो ये रिटार्डिंग कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स जो हैं ये क्या है। उसके अलावा फिर हम कुछ जो है वो लिस्ट को भी डिस्कस करेंगे जिसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट जो है इनको भी देखेंगे। उसके बाद क्लासेस हैं हमारे पास, 2 क्लासेस कैटलिस्ट की। होमोजीनस कैटलिस्ट या होमोजीनस कैटालाइसिस उसको देखेंगे जिसके अंदर 2 किस्म की हम टाइप्स देखेंगे, एसिड बेस कैटालाइसिस और ऑटो कैटालाइसिस। ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप है हीट्रोजीनस कैटालाइसिस उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पे ये एंजाइम जो है ये भी एक कैटलिस्ट है, इसको देखेंगे। एंजाइम कैटालाइसिस पेज नंबर 193 और ये पेज नंबर 194 पे आके ये आपका चैप्टर तमाम हो जाएगा। तो मैंने पहले ही आपको टॉपिक बता दिए हैं, देख लें। आपको लगता है ये हमारे काम के हैं तो आप वीडियो कंटिन्यू रखें, नहीं तो आप वीडियो बंद भी कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है। कोई मैं तो ज़बरदस्ती तो रोक नहीं सकता आपको। तो ठीक है भाई, तो कैटलिस्ट जो है वो नॉर्मली होते क्या हैं? कैटालाइसिस की तरफ बाद में जाएंगे। कैटलिस्ट क्या होते हैं? थिंग्स, चीज़ें हैं। पहली बात तो ये, जैसे कि ये मार्कर जो है ये भी एक चीज़ है, बोर्ड एक चीज़ है। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है ये क्या है? ये भी एक चीज़ है। ठीक है, कर क्या रहे हैं ये 2 काम कर रहे हैं। स्पीड अप कर रहे हैं, स्पीड अप रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहे हैं, या रिटार्ड रिएक्शन। रिटार्ड मतलब स्लो, या केमिकल रिएक्शन को स्लो भी कर रहे हैं। नॉर्मली कैटलिस्ट को हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि भाई ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बूस्ट अप कर रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा जब भी हम कैटलिस्ट की बात करते हैं, तो क्योंकि ज़्यादातर कैटलिस्ट का काम केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है, रेट को बढ़ाना है। ठीक है, तो हम इसी सेंस में उसको लेते हैं कि भाई ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, बूस्ट अप कर देगा। तो ये आपको कैटलिस्ट जो है वो पता चल गया। कैटालाइसिस क्या है? कैटालाइसिस ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम है। ये कैटलिस्ट एक चीज़ का नाम है, कैटालाइसिस एक प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस इन विच कैटलिस्ट इन्वॉल्व टू द पॉइंट, और आसान सी डेफिनेशन इसकी, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम कैटलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कैसे जो है कोई कैटलिस्ट काम करता है, कैसे जो है वो कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, कैटालाइसिस। ठीक है भाई, यहाँ तक तो आपको पता है। अब इसकी टाइप्स जो हैं वो देख लें। लेकिन एक चीज़ का आपको, पिछली वीडियोज़ अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो हमने EA, आपको पता है ये EA, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें कोई भी शक नहीं है कि रिएक्शन किन की वजह से होता है? रिएक्टेंट की वजह से होता है। रिएक्टेंट्स, जैसे कि ये A है और ये B रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जब ये करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना, तो रिएक्शन ये स्टार्ट करने के लिए इनको एनर्जी चाहिए और उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी इनके पास, ये आपस में रिएक्ट करेंगे ही नहीं और उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनेगी ही नहीं। और जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो हम कैसे उस रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो स्लो है या फास्ट है? स्लो और फास्ट की रिएक्शन की तो तब बात करेंगे ना जब रिएक्शन शुरू होगा, और रिएक्शन शुरू होने के लिए रिएक्टेंट के पास क्या होना ज़रूरी है?
एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो कैटलिस्ट हैं, ये इनका बुनियादी काम यही होता है कि ये एक ऐसे रास्ते से रिएक्टेंट को लेके जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पाथ, ऐसे रास्ते से रिएक्टेंट को ले आते हैं जिसमें क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है, लो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ऐसे रास्ते से इन रिएक्टेंट को लेके जाते हैं कि जहाँ पर इनकी एक्टिवेशन एनर्जी स्लो हो जाती है, मतलब इनको थोड़ी ही एनर्जी फिर चाहिए होती है आपस में रिएक्ट करने के लिए, और वो थोड़ी एनर्जी इनके पास ऑलरेडी मौजूद होती है। ठीक है, ऑलरेडी इनके पास मौजूद वो एनर्जी, इतनी एनर्जी तो होती है। तो ये होता है बुनियादी तौर पर कैटलिस्ट का काम। तो कैटलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट को ऐसे रास्ते पे ले आता है जिस पर आने के बाद इन रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और ये आपस में रिएक्शन शुरू कर देते हैं। और जब रिएक्शन शुरू करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि इनकी जो है स्पीड के ऊपर अब बात की जाए। ठीक है, इनकी स्पीड के ऊपर बात की जाए। अब आप बोल रहे होंगे सर आप स्पीड की बात कर रहे हैं, पहले आप रिएक्शन के शुरू होने की बात कर रहे थे। ए और बी जो है, ये पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ए और बी जो रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट किससे मिलके बने हैं, ये मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं भाई। अगर रिएक्टेंट ए जो है इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स हैं और रिएक्टेंट बी जो है इसमें 200 मॉलिक्यूल हैं, तो इनके अंदर 100 और 200 मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत थोड़े मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी जिनकी पूरी हो गई होगी, किसी भी वजह से हुई होगी। मिसाल के तौर पर 100 मॉलिक्यूल्स में से ए के जो है 5 मॉलिक्यूल्स की इफ़ेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी इनकी पूरी हो गई, और 200 मॉलिक्यूल्स जो हैं बी के, इनमें से 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। अब बाकी के मॉलिक्यूल्स ए के क्या करेंगे, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी आई ही नहीं। बाकी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, तो रिएक्शन तो शुरू इनके अंदर होगा, ये करेंगे आपस में रिएक्शन, लेकिन रिएक्टेंट पूरे तरीके से दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट बने हैं मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल 100 मैंने बता दिया मिसाल के तौर पे इसके हैं, 200 इसके हैं, तो इनमें से कोई 5 होंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी कि वो, और यहाँ से भी 10 मॉलिक्यूल्स कोई ऐसे होंगे जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जो है वो पूरा हो चुका होगा, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी इतनी आ चुकी होगी कि ये आपस में रिएक्ट कर लें। अब ये जो कैटलिस्ट हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये क्या करेगा कि इस रिएक्टेंट और इस रिएक्टेंट को बोलेगा चलो भाई तुम्हें ऐसे रास्ते पे लेके चलूँ जिस रास्ते की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत थोड़ी है। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट ए के और रिएक्टेंट बी के जब उस रास्ते पे आएंगे जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है, बहुत थोड़ी है, तो क्या होगा, इतनी एनर्जी तो इनके पास मॉलिक्यूल्स के पास है कि आपस में रिएक्ट कर सकें। आपको क्या नज़र आ रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा पता है क्या, ध्यान से सुनिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा यार रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई है। पहले रिएक्शन 4 घंटे में हो रहा था, अब रिएक्शन 1 घंटे में हो रहा है। भाई वो 4 घंटे में पहले रिएक्शन इसलिए हो रहा था कि 5 मॉलिक्यूल इसके आ रहे थे, 10 मॉलिक्यूल इसके आ रहे थे, आपस में रिएक्ट कर रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे। फिर 5 मॉलिक्यूल और आ रहे थे, इसके 10 मॉलिक्यूल और आ रहे थे, आपस में रिएक्शन कर रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे। तो ये प्रोडक्ट इस तरह बनते बनते इसको 4 घंटे लग गए। वजह क्या, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से बहुत थोड़े मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी उनके पास मौजूद है, बाकी मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। और जब ये कैटलिस्ट आपने इंट्रोड्यूस कराया तो वो ऐसे रास्ते पर रिएक्टेंट को ले गया कि जहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत थोड़ी थी, इसलिए अब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो हैं इन रिएक्टेंट्स के, उनका मसला हल हो गया। अब उनका थोड़े से पैसों में मसला हल हो जाएगा, थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी में वो रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। अब आपको क्या नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा यार प्रोडक्ट बढ़ रही है, प्रोडक्ट बढ़ रही है। आप दूसरा नाम इसको क्या देंगे, आप बोलेंगे यार रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई है। तो हम ये कहते हैं ना कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो
किस सेंस में बात कर रहे होते हैं? इसी सेंस में बात कर रहे होते हैं कि वो रिएक्शन जो ऑलरेडी हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है, प्रोडक्ट बहुत थोड़ी बन रही है, बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ओके हो रही है, इसलिए बहुत थोड़ी प्रोडक्ट बन रही है। कैटलिस्ट इस रास्ते पे ले आएगा इनको जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी और सारे मॉलिक्यूल्स फिर रिएक्टेंट के इस काबिल हो जाएंगे कि अब जो है वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। आपको क्या नज़र आएगा? प्रोडक्ट बन रही है भाई, प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट बन रही है, ओ वाह 4 घंटे में प्रोडक्ट तैयार हो रही थी, अब तो प्रोडक्ट 1 घंटे में ही तैयार हो रही है। ये है इसके ऊपर सारा बैकग्राउंड पीछे। सिनेरियो समझ में आ गया आपको? अब पॉजिटिव कैटलिस्ट जो हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट जो हैं आसान से इनको देख लें, फिर इसकी एक लिस्ट भी है उसको भी देख लेंगे। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट जो है ये देख लें, फिर क्लासेस ऑफ कैटलिस्ट देखेंगे। टाइप्स हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट, इन्हीं को एक और नाम दिया जाता है, इनको रिटार्डिंग कैटलिस्ट भी कहते हैं। रिटार्डिंग कैटलिस्ट जो है वो कहते हैं इनको रिटार्डिंग कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, रिटार्डिंग कैटलिस्ट, और इनको एक और नाम भी दिया जाता है इनहिबिटर्स का। इनहिबिटर्स भी इनको कहा जाता है। क्या काम है इनका? इनका काम क्या है? इनका काम है स्लो करना। नेगेटिव कैटलिस्ट जो है केमिकल रिएक्शन की स्पीड को स्लो करते हैं। कैसे स्लो करते हैं? हाउ दे कम बिटवीन रिएक्टेंट्स। अब ये ए और बी है, इनको आपस में रिएक्ट करना है, ठीक है। ये ई जो है बीच में आके खड़ा हो गया, ई जो है वो बीच में आके खड़ा हो गया। ये ई क्या है? ये कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। अब ये इनको मिलने नहीं दे रहा पूरे तरीके से, मिल तो रहे हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं मिल रहे। पहले 100 मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, अब 5 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो इनसे जो प्रोडक्ट बन रही है वो उतनी नहीं बन पा रही। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे यार रिएक्शन बड़ा स्लो हो गया, रिएक्शन बड़ा स्लो हो गया इस नेगेटिव कैटलिस्ट की वजह से, इस रिटार्डिंग कैटलिस्ट की वजह से, या इस इनहिबिटर की वजह से। दूसरा केस जो हमारे पास आता है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट का आता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का आता है। ये इसके अपोजिट है। ये क्या करेगा? स्पीड को बढ़ाएगा, स्पीड अप करेगा केमिकल रिएक्शन, स्पीड अप करेगा केमिकल रिएक्शन को। अच्छा, अभी जो हमने देखा कि ये कैटलिस्ट जो है एक नए रास्ते पे ले जाता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, जहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो थोड़ी होती है। तो ये कैसे करता है? हाउ? ये अब आपसे कोई सवाल पूछ ले कि भाई कैटलिस्ट जो है वो ये काम करता कैसे, हाउ? तो हाउ का जवाब देने के लिए ये मिसाल दे के आप समझा लें कि उसका हिस्सा बन जाता है। हाउ कैटलिस्ट स्पीड अप और स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन। हाउ मतलब कैसे करता है। बिकम पार्ट, कैटलिस्ट becomes part of reactant in the start and left in the end। शुरू में उसका साथ बन जाता है और आखिर में उसको छोड़ देता है। तो कैटलिस्ट जो है वो आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल हो जाता है कैटलिस्ट, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनता, सिर्फ केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। जैसे एक ये रिएक्टेंट है और ये दूसरा रिएक्टेंट है, ठीक है, इनसे प्रोडक्ट बन रही है ए बी, ये है स्लो। अब आप क्या कर रहे हैं? कैटलिस्ट आपने एक इंट्रोड्यूस कराया, तो ये क्या होगा? कैटलिस्ट जो है इसका हिस्सा बनेगा। पहले इसके साथ ए जो है वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा ए डैश कैटलिस्ट, ठीक है भाई। अब ये जो कैटलिस्ट, ये डैश नज़र आ रहा है, ये ए का इस रिएक्टेंट का कैटलिस्ट हिस्सा बन गया। अब क्या होगा? अब ये जब ए डैश कैटलिस्ट, इसको आप बी के साथ रिएक्ट कराएंगे
तो बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन होगा, ए और बी आपस में मिल जाएंगे और कैटलिस्ट आपको दोबारा से मिल जाएगा। दोबारा इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा ये पहला रिएक्शन है, स्लो हो रहा है। यहाँ देखें कैटलिस्ट इसका हिस्सा बन रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है, कैटलिस्ट बिकम्स पार्ट ऑफ रिएक्टेंट। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट का पार्ट बन जाता है इन द स्टार्ट, शुरू में, एंड लेफ्ट, और कैटलिस्ट छोड़ के चला जाता है रिएक्टेंट को इन द एंड, आखिर में। आपने देखा कि स्टार्ट में कैटलिस्ट इसका पार्ट बन गया और ए डैश कैटलिस्ट ये बन गया हमारे पास, और जब ये इस बी के साथ रिएक्ट हुआ तो कैटलिस्ट आखिर में आपको दोबारा मिल गया। तो ये हाउ का जवाब भी आपको मिल गया। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन ये बात भी जहन में रखिएगा, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर ऐसा नहीं भी होता, वो थोड़े होते हैं। तो जो भी आपसे ये सवाल पूछे कि भाई कैटलिस्ट कैसे काम कर रहा है, तो अब हाउ का जवाब भी आप दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये लिस्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट की, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस जो है, जब आप इसको जो है वो रिएक्ट कराएंगे 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ, ये इससे अमोनिया बनेगा NH3, इसको अमोनिया कहते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस के ज़रिए, ये कौन सा रिएक्शन है जिसके मदद से बन रहा है, हैबर प्रोसेस। ये बात याद रखिएगा, हैबर प्रोसेस। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि हैबर प्रोसेस की मदद से अमोनिया की तैयारी कैसे होती है। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन है ना, उसके अंदर मैंने ये बनाया हुआ है बाकायदा। बहरहाल, तो ये एक रिएक्शन हो रहा है हैबर प्रोसेस, इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आप रिएक्ट करा रहे हैं। यहाँ पर जो कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो आयरन पाउडर यूज़ कर रहे हैं। आयरन पाउडर जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो क्या होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट है आयरन पाउडर, तो क्या होगा कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हैबर प्रोसेस के अंदर तेज़ी के साथ रिएक्ट करेंगी, और क्या बनेगा, ये अमोनिया गैस जो है वो बन जाएगी। एक केस ये हो गया। दूसरा केस पॉजिटिव कैटलिस्ट का, यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए आप सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहलाता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, देखना चाहते हैं तो लिखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस बाय, रटना नहीं समझना है, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो बन गई कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। कैटलिस्ट जो है इसके अंदर इस्तेमाल होगा वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड, और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड, नोट कर लें इसको अपने पास। तीसरा जो केस है हमारे पास, इसमें ये भी पॉजिटिव केस है, इसमें पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड जो है ये डीकम्पोज हो रही है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर जो आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और ये भी पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव कैटलिस्ट जो है क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म को आप रिएक्ट करा रहे हैं, हाफ मोल है आपके पास ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, और यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाए, तो स्लो अगर आप करना चाहते हैं COCl2 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 चीज़ें इससे बनेंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन स्लो हो, क्योंकि ये वाइगोरस होता है, डेंजरस है, इसलिए 2% जो है वो आपको इथाइल अल्कोहल एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। इथाइल अल्कोहल एज अ कैटलिस्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या होगा, रिएक्शन शुरू स्लो हो जाएगा, और ये जो है आपका नेगेटिव कैटालाइसिस जो है वो कहलाएगा। ये क्लोरोफॉर्म हो गया, और ये पता नहीं क्या है यार, मैं भूल गया, मैंने इसको देखा भी नहीं कि इसका नाम क्या है, ये बन क्या रहा है। कमेंट में बता दीजिएगा इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 2% इथाइल अल्कोहल एज अ आपको क्या लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा।
नंबर 5 पे नेगेटिव कैटलिस्ट की एक और एग्जांपल हमारे पास है। इसमें भी हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये डीकम्पोज हो रही है हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं, ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं, और ये भी नेगेटिव कैटलिस्ट है। किस लिए यूज़ कर रहे हैं? ताकि रिएक्शन जो है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इस हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ये स्लो हो जाए। ठीक है भाई, ये बात भी हो गई। अब इनके ज़रा ग्रुप देख लें, हमारे पास 2 ग्रुप आ जाते हैं। ये तो हमने टाइप्स देख ली। दो ग्रुप इसमें हमारे पास आ जाते हैं इसके। क्लासेस ऑफ कैटलाइसिस, हेडिंग डाल लीजिए, क्लासेस ऑफ कैटलाइसिस। 2 क्लासेस हैं यहाँ पर कैटलाइसिस की, 2 क्लासेस हैं। एक कहलाती है होमोजीनस कैटलिसिस, होमोजीनस कैटलाइसिस। दूसरा जो है वो हीट्रोजीनस कैटलिसिस कहलाता है, हीट्रोजीनस कैटलाइसिस। इसका बुनियादी काम क्या है? सेम फेज रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट जो है बोथ सेम फेज। किसके लिए? रिएक्टेंट्स के लिए। बुलेट्स में लिख रहा हूँ ये, ठीक है, आप तो अपने तरीके से इसको लिखिएगा। रिएक्टेंट्स प्लस कैटलिस्ट जो है वो सेम फेज में होंगे। क्या मतलब हुआ इस सेम फेज का भी बता देता हूँ। हीट्रोजीनस कैटलिस्ट जो है इसमें डिफरेंट फेज में होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे। कौन? रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट, ये डिफरेंट फेज में होंगे। यहाँ सेम फेज से मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल वाटर सॉल्यूशन फॉर्म, एक बीकर आपने लिया हुआ है, इसके अंदर आपने, क्योंकि आपको पता है ना केमिकल रिएक्शन हम पानी में भी करवाते हैं, तो आप जो है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस पानी में रिएक्ट करवाना चाहते हैं। इसी पानी में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल दिया, इसी में आपने जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप पानी में डालेंगे तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन इनके दरमियान हो रहा है उसके नतीजे में बन क्या रहा है? ये क्लोरीन जो है सोडियम से मिलेगी तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, या हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, H2O। आप चाहते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड और वाटर बनने का जो प्रोसेस है इस बीकर के अंदर ये इसकी स्पीड बढ़ जाए, तो आप इसी के अंदर HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आप कैटलिस्ट भी डाल दें, कैटलिस्ट भी डाल दें। अब देखें ये सेम फेज़ हो गया, सेम फेज़ पानी, एक ही फेज़ के अंदर आपका जो है वो कैटलिस्ट भी है, रिएक्टेंट्स भी है। ठीक है, ये हमारे पास 2 कैटेगरी के होते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास होमोजीनस कैटलिस्ट है ना, ये कैटलाइसिस का जो प्रोसेस है इसमें होते हैं 2, एसिड बेस कैटलिसिस, एसिड बेस कैटलिसिस जिसकी अभी मैंने आपको मिसाल दी है यहाँ पर, एसिड बेस कैटलिसिस, ठीक है भाई, और ऑटो कैटलिसिस, ऑटो कैटलाइसिस, ऑटो कैटलाइसिस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा होंगे ये दोनों ही, एसिड बेस कैटलाइसिस जो मैंने अभी आपको मिसाल देके समझाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक ही फेज़ में होंगे। ये ऑटो कैटलाइसिस भी, ये भी एक ही फेज़ में होंगे। लेकिन ऑटो कैटलाइसिस जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट है ना
वो ही कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगी। है ना हैरत अंगेज़ बात। आप बोलेंगे सर ये क्या बात है। हाँ भाई, आप रिएक्शन शुरू करवा दें, ए और बी को रिएक्ट करवा दें आप इस पानी के अंदर ही, क्योंकि फेस तो एक ही होगा ना। आप ए और बी को रिएक्ट करवा दें इस पानी के अंदर, इससे क्या बनेगा, ए बी, ये प्रोडक्ट बनेगी। ये प्रोडक्ट जो है बज़ाते ख़ुद कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगी, कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगी। ठीक है, इसकी मिसालें अभी देता हूँ दोनों की, आपको लिखवाता हूँ, टेंशन नहीं लें। तो ये ए बी खुद ही कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगी एक ही फेज़ के अंदर, और ये काम एक ही फेज़ में हो रहा होगा, इसलिए ये होमोजीनस कैटालाइसिस के अंदर, ऑटो कैटालाइसिस की कैटेगरी के अंदर आता है। इनके एग्जांपल्स अभी देखते हैं। अब क्या होगा, जितना ज़्यादा कैटलिस्ट आप डालेंगे भाई उतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। आसान सा फार्मूला है ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा कैटलिस्ट आप डालेंगे उतने ही तेज़ी के साथ केमिकल रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो तो प्रोडक्ट है, तो शुरू में ये रिएक्शन बड़ा स्लो होगा, क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट थोड़ी बनेगी जो कि कैटलिस्ट भी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्ट बनती जाएगी, ये प्रोडक्ट जो कि कैटलिस्ट भी है, यही केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी। तो इन द बिगिनिंग द रिएक्शन रेट इज़ वेरी स्लो, बट एज द टाइम पासिस द रिएक्शन रेट बिकम्स फास्टर। समझ में आ रही है बात आपको। वाई? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैटलिस्ट आ जाएगा, तो रेट जो है वो बढ़ जाएगा। हीट्रोजीनस कैटलिस्ट का मैं आपको बता चुका हूँ कि हीट्रोजीनस कैटलिस्ट जो है, इसके अंदर तो आपका सेम फेज़ वाला चक्कर ही नहीं है ना। अभी आपने एक मिसाल, इनकी मिसालें भी मैं देके आपको बताता हूँ। पहले इनकी एग्जाम्पल ले लें। पहले इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से काम हो जाए। क्या है, एसिड बेस कैटालाइसिस। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो इथाइल एसीटेट है, CH3COO C2H5, CH3 COO COO C2H5 प्लस H2O वाटर, प्लस H2O वाटर। ठीक है भाई, यहाँ पर जो आप कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट का किरदार अदा कर रहा है यहाँ पर। उसके नतीजे में बनेगा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, और इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना भाई, नाम ही तो मुश्किल होते हैं इसमें। यह है इथाइल एसीटेट, नोट कर लें इसका नाम। ये तो वाटर हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये हो गया एसिटिक एसिड, और ये क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। तो ये जो कुछ भी हो रहा है सब, ये इथाइल एसीटेट पानी के अंदर मौजूद है, और उसी में ये कैटलिस्ट भी मौजूद है H2SO4। ठीक है भाई। ऑटो कैटालाइसिस जो है, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल के लिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए क्योंकि बड़ी है। बल्कि इसको तो नीचे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं थी यार, ये तो काम, इसका मामला तो यही ख़त्म हो गया ना। ठीक है, अब यहीं पे ये पहला हो गया, इसी में अब दूसरा हम ले लेते हैं। कौन सा, ऑटो कैटालाइसिस। ऑटो कैटालाइसिस, इसकी एग्जाम्पल नोट कर लें। इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट, यार स्पेस नहीं है, मैं देखो यहाँ दे रहा हूँ इसको। ठीक है, आप तो अपने पेज पे दे दीजिएगा। तो ये दो मॉलिक्यूल पोटेशियम पर मैग्नेट के हैं, KMnO4, दो मॉलिक्यूल पोटेशियम पर मैग्नेट के हैं, और उसके बाद कार्बोनिक एसिड है H2C2O4 प्लस H2SO4। अब मैं इनके मोल नहीं लिखला, वरना जो है ना वो
मैंगनीज सल्फेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और H2O पानी बनेगा और पोटेशियम सल्फेट बनेगा। ये चारों चीज़ें इसी बीकर में बनेंगी, पता है आपको। इसी एक बीकर के अंदर आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, इसी के अंदर आपने कार्बोनिक एसिड डाला, इसी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, इसी के अंदर, और इसी के अंदर ये मैंगनीज सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और पोटेशियम सल्फेट जो है वो बनेगा इसके अंदर। ये चारों के चारों प्रोडक्ट हैं। इनमें से ये जो प्रोडक्ट है ये कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगी। कैसे कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगी? ये जो है वो इसमें मैंगनीज आयन जो है, सॉरी ये ऑक्जेलिक एसिड है यार, सॉरी मैं इसको वो बोल रहा था बार बार, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, इसको मैं कार्बोनिक एसिड बोल रहा था, ये ऑक्जेलिक एसिड है। तो बहरहाल यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट है, ये बता रहा है इसमें से जो मैंगनीज आयन है, मैंगनीज आयन है जो इससे पैदा होंगे वो कैटलिस्ट का किरदार अदा करेंगे। ठीक है भाई, तो ये ऑटो कैटलिसिस की भी मैंने एग्जांपल दे दी। पोटेशियम परमैंगनेट भी आपने, ये सब कहाँ हो रहा है? सेम फेज़ के अंदर, पानी के अंदर। इसी पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डाला आपने, ऑक्जेलिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, रिएक्शन शुरू हो गया। शुरू में रिएक्शन स्लो था, इससे क्या बना? मैग्नीशियम सल्फेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और पोटेशियम सल्फेट बनना शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये बनता गया मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें से जो मैंगनीज के आयन हैं, मैंगनीज सल्फेट से ये मैंगनीज के जो आयन हैं इन्होंने कैटलिस्ट का किरदार अदा करना शुरू कर दिया और रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ गई। ठीक है भाई, अब चलते हैं इस हीट्रोजीनस कैटलिस्ट की एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हीट्रोजीनस कैटलिस्ट के अंदर हमारे पास 2-3 मिसाल हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। जैसे कि हमारे पास ये पहले भी हमने देखा है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन गैस के साथ अगर आपने रिएक्ट कराना है तो इसमें कैटलिस्ट होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो ये कांटेक्ट प्रोसेस के ज़रिए होगा। ये कांटेक्ट प्रोसेस में ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या है? ये सॉलिड है, और ये क्या है? ये दोनों गैसेस हैं। तो जिस कंटेनर के अंदर ये दोनों गैसेस मौजूद होंगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, उसी में आप ये कैटलिस्ट भी डाल देंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और इसको हीट देना शुरू कर देंगे और ये रिएक्शन तेज़ हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है भाई, दूसरी मिसाल हमारे पास नाइट्रोजन गैस हैबर प्रोसेस की है। नाइट्रोजन गैस को 3 मोल जो हैं वो वाटर के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में अमोनिया गैस बनना शुरू हो जाएगी। इसके लिए भी सॉलिड आयरन पाउडर, आयरन जो है पाउडर की शक्ल में एज अ कैटलिस्ट जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट फेज़ हो गया ना, यहाँ पर देखें डिफरेंट फेज़ हो गया। एक कंटेनर में होने का मतलब ये नहीं है कि एक फेज़ हो, नहीं नहीं नहीं, एक मीडियम के अंदर होने का मतलब है, जैसे पानी के अंदर ही रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर एक कंटेनर में तो हैं लेकिन ये गैसेस हैं और ये सॉलिड्स हैं, जैसे कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और आयरन। ठीक है भाई, एंजाइम कैटालाइसिस, इसको भी देख लेते हैं अब। तो ये तो हो गई हमारी टाइप्स भी हो गई। होमोजीनस कैटालाइसिस के अंदर एसिड बेस कैटालाइसिस भी देख लिया, और ऑटो कैटालाइसिस भी देख लिया, और हीट्रोजीनस कैटालाइसिस भी देख लिया। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, एक टाइप हमारे पास प्रोटीन की है जिसको हम एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम जो है बेसिकली क्या है? प्रोटीन की एक टाइप है, और प्रोटीन की ये टाइप जो है हमारी बॉडी के अंदर ये कैटलिस्ट का किरदार अदा करती है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो एंजाइम्स की मदद से होते हैं। एंजाइम के बगैर केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट का किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एंजाइम कैटालाइसिस, एंजाइम कैटालाइसिस। ठीक है भाई, ये बता दिया मैंने एंजाइम क्या है, ये प्रोटीन की ही एक टाइप है। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं? यहाँ पर रिएक्टेंट्स नहीं बोला जाता, याद रहे, यहाँ पर सबस्ट्रेट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, सबस्ट्रेट। तो आप समझ जाइएगा, जब मैं सबस्ट्रेट का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब रिएक्टेंट।
तो हमारी बॉडी में सबस्ट्रेट है, तो ये एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा और उसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाएगा। वही पहले जो मैंने आपको बताया, A+B ये सबस्ट्रेट है और ये E जो है ये कैटलिस्ट है। अब ये इनका हिस्सा बन जाएगा। आपने इससे पहले मिसाल देखी थी जिसमें मैंने कैटलिस्ट को A के साथ जोड़ा था, याद है, A कैटालाइसिस। लेकिन यहाँ पर क्या मामला बन रहा है, ये इन दोनों को एंजाइम जो है एक्टिव साइट यानी कि जगह प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि ये एंजाइम है, ये क्या है, ये एंजाइम है और ये खाली जगह पड़ी हुई है। अब ये सबस्ट्रेट जो है यानी कि रिएक्टेंट A और B ये इसके अंदर आएंगे। ऐसे जैसे आपको पता है एक ताले के अंदर एक ही चाबी लगती है, दूसरी चाबी नहीं लगेगी, तो ये लॉक और की का सिस्टम होता है। ये एंजाइम ख़ास तौर पे इन सबस्ट्रेट के लिए, ये एंजाइम जो है किसी दूसरे सबस्ट्रेट के लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि ये सबस्ट्रेट जो है, इनकी शेप देख लें आप कैसी है, ये इसमें आके यहाँ फिट हो जाते हैं इस तरह से। अब सपोज करें कोई दूसरा सबस्ट्रेट है इस शक्ल का और ये जो है वो एंजाइम आगे आ जाता है, तो भाई इस एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट है वो तो गोल है और ये सबस्ट्रेट जो हैं ये कौन से हैं, ये त्रिकोण है, ट्रायंगुलर इन शेप है, तो ये फिट बैठेंगे ही नहीं ना इसके अंदर। तो बताने का मकसद ये है कि एंजाइम जो है वो ख़ास तौर पे ऐसे ही कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। एंजाइम जो है ख़ास तौर पे ऐसे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट, एक ख़ास किस्म का एंजाइम एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करेगा। दोबारा सुन लीजिए, एक ख़ास किस्म का एंजाइम एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करेगा। वजह क्योंकि एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट है वो बिल्कुल उस सबस्ट्रेट के मुताबिक है, बिल्कुल उसके मुताबिक। कोई दूसरा सबस्ट्रेट वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। और जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पर आ गया इस खाली जगह पे, ये सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट यहाँ पर आ गया, अब इनकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लो हो जाएगी। इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा लो, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की सब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा लो होने के बाद अब ये इस काबिल हो जाएंगे कि ये आपस में रिएक्ट करें। फिर जब ये यहाँ से निकलेंगे, अब देखें, अब ये यहाँ से जब निकलेंगे तो फिर ये आपस में रिएक्ट कर चुके होंगे। अब ये इस काबिल हो जाएंगे कि ये आपस में रिएक्ट कर लें और आपको आपका जो है वो एंजाइम जो है वो वैसे ही मिल जाएगा। फिर इसी तरह कोई दूसरा सबस्ट्रेट आएगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा इस तरह से। मतलब ये एंजाइम जो है क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को बुला रहा है, इस जगह पे वो आ रहे हैं और आने के बाद उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ये लो कर रहा है और एक्टिवेशन एनर्जी लो करने के बाद फिर बोल रहा है चलो भाई अब आपस में रिएक्ट कर लो। इस तरह से केमिकल रिएक्शन इनका बूस्टअप हो रहा है। ठीक है भाई, ये चैप्टर तमाम हो गया। बाकी तो इसमें और इन्फॉर्मेशन है, डाइजेशन के बारे में है कि किस तरह से जो है वो हमारे पास ये एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेशन में आपको हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या लिपिड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने में, तोड़ने में एंजाइम्स का बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है ना। और उसने इन एंजाइम्स के नाम भी बताए हैं प्रोटीज़ है, अमाइलेस है, लाइपेस है। ये वो एंजाइम्स हैं जो ख़ास तौर पर डाइजेशन के लिए, डाइजेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। अब क्या रह गया, अब इसमें जो है वो MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, उनको देखेंगे तो ये चैप्टर तमाम हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह, सोल्यूशन एंड कोलाइड्स की तरफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।